स्वागत है। आज हम एक दिलचस्प तकनीक पर बात कर रहे हैं, डिफरेंशियल स्कैनिंग कैलोरीमेट्री, मतलब DSC। नमस्कार। हमारे पास ना एक लेख के कुछ अंश हैं जो दो मानकों ASTM D3417 और ISO 11357 इनकी तुलना करते हैं। तो आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये DSC आखिर है क्या, क्यों जरूरी है और इन मानकों में क्या खास बातें हैं। हाँ, बिल्कुल। डीएससी ये मूल रूप से एक थर्मल विश्लेषण तकनीक है। थर्मल विश्लेषण। हाँ, मतलब ये मापती है कि किसी पदार्थ का सैंपल जब हम उसे कंट्रोल में गर्म या ठंडा करते हैं तो वो कितनी एनर्जी लेता है या छोड़ता है। अच्छा, और ये सब तापमान या समय के हिसाब से देखा जाता है। तो ये हमें बताता क्या है पदार्थ के बारे में? इसका असली इस्तेमाल कहाँ होता है? देखिए, इसका दायरा काफी बड़ा है। पॉलीमर साइंस में तो बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल होता है, पर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी इसका काफी काम है। हम्म। इससे हम कई जरूरी चीजें पता लगा सकते हैं, जैसे ग्लास ट्रांजिशन तापमान, जिसे TG कहते हैं। ठीक, हाँ मैंने सुना है। ये वो तापमान होता है ना जिस पर पॉलीमर कांच जैसा सख्त होने से रबर जैसा नरम हो जाता है। बिल्कुल सही, वही। ये प्लास्टिक या रबर जैसे मटेरियल को समझने में बहुत मददगार है। और क्या पता चलता है? इसके अलावा वो कितनी हीट लेकर क्रिस्टलाइज होता है या पिघलता है, मतलब क्रिस्टलीकरण और पिघलने की ऊष्मा। अच्छा। फिर मेल्टिंग पॉइंट यानी TM, जिस तापमान पर वो पिघलता है। अगर कोई थर्मोसेट रेजिन है तो वो कितनी ठीक से पकी है, मतलब क्योर हुई है। हम्म। और पदार्थ ऑक्सीडेशन के लिए कितना स्थिर है, ये सब भी पता चल सकता है। अरे वाह। और मैंने लेख में ये भी पढ़ा कि DSC को अगर FTIR के साथ मिला दें, हाँ मतलब फूरियर ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, हाँ, FTIR के साथ। तो पिघलने के बिंदुओं के आधार पर मटेरियल की पहचान और पक्की हो जाती है। और प्लास्टिक या रेजिन में ऐसी मिलावट भी पकड़ में आ सकती है जो शायद अकेले FTIR से ना दिखे। बिल्कुल सही कहा आपने। ये तकनीकों का कॉम्बिनेशन बहुत शक्तिशाली हो जाता है। मटेरियल की शुद्धता और उसकी बनावट को गहराई से समझने के लिए ये वाकई बहुत बढ़िया तरीका है। चलिए अब थोड़ा प्रक्रिया पर आते हैं। लेख में ASTM D3417 और ISO 11357 टेस्ट मेथड्स का जिक्र था। तो ये टेस्ट होता कैसे है, मतलब मोटा मोटा? देखिए, इसमें एक DSC टेस्ट चेम्बर होता है। उसमें हम सैंपल लेते हैं, बहुत थोड़ा सा, करीब 10-15 मिलीग्राम। वो पाउडर, लिक्विड या क्रिस्टल कुछ भी हो सकता है। ठीक है। उसे एक छोटे से एल्यूमिनियम पैन में रखते हैं। और ठीक वैसा ही एक खाली पैन होता है रेफरेंस के तौर पर। अच्छा, एक सैंपल वाला, एक खाली। हाँ, फिर इन दोनों को, मतलब सैंपल और रेफरेंस को, एक कंट्रोल्ड रेट पर गर्म या ठंडा किया जाता है। चेंबर के अंदर एक फर्नेस होती है, तापमान मापने के सेंसर होते हैं और एक डिफरेंशियल सेंसर होता है। डिफरेंशियल सेंसर वो क्या करता है? वो सैंपल और रेफरेंस के बीच जो ऊर्जा का अंतर आ रहा है ना, गर्म या ठंडा करते समय, उसको मापता है। ओके। और हाँ, चैम्बर में एक निष्क्रिय गैस जैसे नाइट्रोजन का माहौल बना रहता है ताकि सैंपल का ऑक्सीडेशन ना हो। समझ गई। तो सैंपल और रेफरेंस को गर्म या ठंडा किया, सेंसर ने अंतर मापा, फिर मशीन क्या देती है हमें? मशीन एक ग्राफ बनाती है। इसे DSC कर्व कहते हैं। ये ग्राफ दिखाता है हीट फ्लो, यानी सैंपल ने कितनी हीट ली या दी तापमान के साथ। इसी ग्राफ को एनालाइज करते हैं। इसमें आने वाले पीक्स, मतलब चोटियां, या बेस लाइन में बदलाव, ये सब बताते हैं कि कब ग्लास ट्रांजिशन हुआ, कब मटेरियल पिघला या कब क्रिस्टलाइज हुआ। अच्छा, तो सारा खेल उस कर्व का है। अब आते हैं मानकों पर। ASTM और ISO, इनमें मुख्य अंतर क्या बताया गया है लेख में? एक जो बड़ा अंतर बताया गया है वो है हीटिंग रेट का, मतलब सैंपल को किस रफ्तार से गर्म किया जा रहा है। अच्छा, दर का। हाँ, ASTM मानक कहता है कि पिघलने का बिंदु TM निकालने के लिए 10 डिग्री सेल्सियस प्रति मिनट की दर इस्तेमाल करें, लेकिन ग्लास ट्रांजिशन TG के लिए 20 डिग्री सेल्सियस प्रति मिनट। ओ, अलग-अलग प्रॉपर्टी के लिए अलग रेट। हाँ, ASTM में ऐसा है, जबकि ISO मानक में लेख के हिसाब से आमतौर पर 20 डिग्री सेल्सियस प्रति मिनट की हीटिंग रेट की बात कही गई है। अच्छा, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर एक ही मटेरियल को कोई ASTM से टेस्ट करे और कोई ISO से, तो सिर्फ हीटिंग रेट अलग होने की वजह से TG या TM की वैल्यू थोड़ी अलग आ सकती है। हाँ, बिल्कुल आ सकती है, ये संभव है। ये तो ध्यान रखने वाली बात है, खासकर जब स्पेसिफिकेशंस की बात हो। और कौन सी चीजें हैं जो नतीजों पर असर डाल सकती हैं हीटिंग रेट के अलावा? हाँ, कई चीजें हैं, जैसे
सैंपल कैसे तैयार किया गया, उसका वजन कितना था। वजन से क्या फर्क पड़ता है? वजन से पीक्स की शार्पनेस और साइज पर फर्क पड़ता है। कम वजन पर पीक शार्प पर छोटी होगी, ज्यादा वजन पर बड़ी पर फैली हुई हो सकती है। हीटिंग की दर तो है ही, जैसा हमने देखा। फिर कौन सी पर्स गैस इस्तेमाल हुई, नाइट्रोजन या कोई और उसका फ्लो रेट क्या था, रेफरेंस मटेरियल क्या था, ये सब चीजें डीएससी कर्व को थोड़ा बदल सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि डीएससी मटेरियल के थर्मल गुणों को समझने का, खासकर पॉलीमर्स के लिए एक बहुत ही उपयोगी जरिया है। हाँ, बहुत उपयोगी। पर यह जानना बहुत जरूरी है कि नतीजे कैसे लिए गए हैं, मतलब कौन सा मानक इस्तेमाल हुआ, क्या स्थितियां थी टेस्ट की, क्योंकि यही बातें तय करती हैं कि हम नतीजों का क्या मतलब निकालें। बिल्कुल सही कहा। और ये समझना भी महत्वपूर्ण है कि प्रक्रिया में छोटे छोटे दिखने वाले बदलाव भी, जैसे सैंपल वजन में थोड़ा फर्क या हीटिंग रेट में जरा सा अंतर, नतीजों पर अच्छा खासा असर डाल सकते हैं। इसलिए मेथड को स्टैंडर्डाइज करना और डिटेल्स पर ध्यान देना बहुत जरूरी हो जाता है। चलिए, जाते जाते श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। सोचिए, अगर किसी खास पॉलीमर के लिए हम जानबूझकर मानक प्रक्रिया से थोड़ा हटें, मान लीजिए सैंपल का वजन आधा कर दें या हीटिंग की दर दुगनी कर दें, तो उसके मापे गए ग्लास ट्रांजिशन तापमान टीजे या पिघलने के बिंदु टीएम पर क्या और कैसा असर पड़ेगा। ये सोचने वाली बात है कि ये छोटे बदलाव हमें मटेरियल टेस्टिंग की बारीकियों के बारे में और क्या सिखा सकते हैं।